शीर्षक काल वृक्ष। कस्बे के पुराने बाजार की तंग गलियों में जहाँ धूप भी छन छन कर पहुँचती थी, वहाँ ईंट और चूने से बना एक 2 मंजिला पुश्तैनी मकान खड़ा था। मकान के निचले हिस्से में सागौन की भारी लकड़ी का एक पुराना दरवाज़ा था, जिस पर पीतल की घिसी हुई तख्ती लगी थी, समय और संसार। इस दुकान के अंदर कदम रखते ही दुनिया की रफ्तार जैसे थम सी जाती थी। चारों तरफ दीवारों पर छोटी बड़ी गोल चौकोर नक्काशीदार और सादी घड़ियां टंगी थीं। किसी की पेंडुलम भारी पीतल की थी जो मंद गति से डोलती, तो किसी के अंदर से हर 15 मिनट में नन्ही चिड़िया बाहर निकलकर कूकती। हवा में मशीन के तेल, पुरानी लकड़ी और पीतल की पॉलिश की एक खास महक रची बसी रहती थी। इस दुकान को संभालते थे 2 भाई, विवेक और रोहन। विवेक 30 साल का था। उसकी आंखों में एक अजीब सा ठहराव था। जब वह सफ़ेद एप्रन पहनकर दाहिनी आंख पर एक छोटा सा मैग्नीफाइंग लेंस चढ़ाता और चिमटी से किसी घड़ी के बॉल जितने पतले स्प्रिंग को पकड़ता, तो लगता मानो वो किसी मरीज की नब्ज टटोल रहा हो। विवेक के लिए घड़ियां सिर्फ पुर्जों का जोड़ नहीं थीं, वो उन घरों की कहानियों की गवाह थीं जहां वो दशकों से टंगी रही थीं। वो अक्सर कहता, रोहन, जब कोई दीवार पर टंगी घड़ी बंद होती है तो सिर्फ समय नहीं रुकता, उस घर के किसी कोने की यादें भी जम जाती हैं। वहीं 24 साल का रोहन बिल्कुल अलग मिट्टी का बना था। तेज़ आंखें, हमेशा चलती उंगलियां और मन में कुछ नया, कुछ बड़ा करने की बेचैनी। रोहन ने शहर के कॉलेज से कंप्यूटर साइंस में डिग्री ली थी। उसका दिमाग कोडिंग, 3D मॉडलिंग, एल्गोरिदम और वर्चुअल रियलिटी की दुनिया में दौड़ता था। दुकान के कोने में उसने अपनी एक छोटी सी मेज़ लगा रखी थी, जहां विवेक के औजारों के ठीक सामने रोहन का हाई एंड लैपटॉप, ग्राफिक टैबलेट और तारों का जाल बिछा रहता था। रोहन अक्सर अपने भाई को समझाता, भैया, आप अपनी पूरी ज़िंदगी इन पुराने गियर्स को घिसने में लगा रहे हैं। आज की दुनिया स्मार्ट वॉच की है, जो दिल की धड़कन और कदमों का हिसाब रखती है। पुरानी दीवार घड़ियों की मरम्मत का बाजार अब ख़त्म हो रहा है। हमें इस हुनर को एक नए प्लेटफॉर्म पर ले जाना होगा। विवेक बस एक हल्की मुस्कान के साथ लेंस उतारता और कहता, नया सीखने से मुझे परहेज नहीं है रोहन, लेकिन जो सुकून इस पीतल के दांते की सही आवाज़ सुनने में है, वो तेरी स्क्रीन के पिक्सल्स में कहाँ। तू अपना काम कर, मैं अपनी दुनिया में खुश हूँ। दोनों के बीच काम को लेकर बहसें होती, पर उनके रिश्ते में कड़वाहट कभी नहीं आई। विवेक ने पिता के जाने के बाद रोहन की पढ़ाई में कभी कोई कमी नहीं आने दी थी, लेकिन उसने कभी खुद को महान त्यागी के रूप में पेश नहीं किया था। वो कहता था कि उसने वही किया जो एक बड़े भाई का स्वाभाविक कर्तव्य था। रोहन भी अपने भाई के इस अद्भुत हुनर की दिल से कदर करता था। दुकान के सबसे भीतरी कमरे में, जहाँ बहुत बहुत कम रोशनी पहुँचती थी, एक बाहरी मखमली पर्दे के पीछे एक विशालकाय घड़ी रखी थी। ये साधारण घड़ी नहीं थी, बल्कि लगभग 6 फीट ऊंची, आबनूस की लकड़ी पर जटिल नक्काशी से सजी एक अद्भुत संरचना थी। इसे उनके परदादा, जो रियासत के राज घड़ी साज थे, ने 19वीं सदी के अंत में बनाया था। परिवार में सभी से काल वृक्ष कहते थे। काल वृक्ष पिछले 40 सालों से शांत थी। इसकी खासियत ये थी कि ये सिर्फ 12 घंटे का समय नहीं बताती थी। इसके अंदर 7 अलग अलग स्तरों पर पीतल और तांबे के चक्र लगे थे, जो सूर्य और चंद्रमा की गति, नक्षत्रों की स्थिति और पारंपरिक भारतीय पंचांग के अनुसार तिथियों की गणना करते थे। जब ये चलती थी तो हर प्रहर बीतने पर इसके अंदर से पीतल की छोटी छोटी घंटियों की एक ख़ास धुन निकलती थी। लेकिन इसके सबसे मुख्य चक्र, ग्रह चक्र का एक दुर्लभ दाता, वर्षों पहले टूट गया था। वो चक्र किसी अज्ञात मिश्र धातु से बना था, जिसे पारंपरिक तरीके से दोबारा ढालना उस कस्बे के किसी कारीगर के बस की बात नहीं थी। एक दिन रोहन शाम को ऑफिस से लौटा तो उसकी आंखें चमक रही थीं। उसने अपना बैग मेज़ पर पटका और सीधे विवेक के पास पहुंचा, जो उस वक्त एक पुरानी कलाई घड़ी की कमानी ठीक कर रहा था। भैया, हमारे पास एक बहुत बड़ा मौका आया है, रोहन ने गहरी सांस लेते हुए कहा। यूरोपियन हेरिटेज कंजर्वेशन सोसाइटी और एक बड़ी टेक फर्म ने
मिलकर द एशियंट मैग्निक्स इनिशिएटिव शुरू किया है। वो दुनिया भर की ऐसी दुर्लभ विलुप्त हो चुकी यांत्रिक संरचनाओं को खोज रहे हैं जिन्हें डिजिटल रूप से प्रिजर्व किया जा सके और उनके काम करने के तरीकों को सिमुलेशन के ज़रिए फिर से दुनिया के सामने लाया जा सके। विवेक ने शांत भाव से पूछा, तो इसमें हमारा क्या लेना देना? लेना देना ये है भैया कि मैंने इस प्रोजेक्ट के लिए काल वृक्ष का प्राथमिक प्रस्ताव भेजा था और वो इसके बेसिक कॉन्सेप्ट से इतने प्रभावित हुए हैं कि उन्होंने हमें शॉर्टलिस्ट कर लिया है। रोहन ने लैपटॉप खोलते हुए स्क्रीन विवेक की तरफ घुमाई। अगर हम काल वृक्ष के आंतरिक मैकेनिज्म का सटीक 3D मॉडल, उसकी गणितीय गणनाएं और उसे चालू हालत में दिखाने वाला एक लाइव वर्किंग सिमुलेशन तैयार कर दें तो हमारे स्टार्टअप को इंटरनेशनल ग्रांट और ग्लोबल पहचान मिलेगी। विवेक ने स्क्रीन पर देखा जहां कई विदेशी प्रोजेक्ट्स की जटिल तकनीकें तस्वीरें थीं। उसने फिर पीछे वाले कमरे के पर्दे की ओर देखा। रोहन, काल वृक्ष को खोलना कोई बच्चों का खेल नहीं है। विवेक की आवाज़ गंभीर हो गई। उसमें सैकड़ों ऐसे सूक्ष्म पुर्जे हैं जिनका तालमेल अगर 1 मिलीमीटर के 100वें हिस्से से भी बिगड़ा तो वो कभी दोबारा नहीं जुड़ पाएगी। और सबसे बड़ी बात, उसका मुख्य चक्र टूटा हुआ है। बिना उस चक्र के तू कंप्यूटर पर उसका सही सिमुलेशन कैसे बनाएगा? रोहन आगे बढ़ा और विवेक की मेज़ पर हाथ रखते हुए बोला, भैया, आपके पास वो समझ है जो दुनिया की किसी किताब में नहीं। आप उसके हर पुर्जे की ज़ुबान समझते हैं। मेरे पास आधुनिक टूल्स हैं, हाई प्रिजन्स 3D स्कैनर्स, CAD मॉडलिंग और सिमुलेशन सॉफ्टवेयर। जो हिस्सा टूटा है हम उसका एल्गोरिदम बनाकर उसे स्क्रीन पर पूरा करेंगे। हम दोनों मिलकर इसे कर सकते हैं। विवेक ने कुछ देर छोटे भाई के चेहरे को देखा। उस चेहरे पर कोई खोखला घमंड नहीं था, बल्कि अपनी विद्या और तकनीक को आजमाने की एक सच्ची लगन थी। विवेक ने लेंस मेज़ पर रखा और धीमे से सिर हिलाया। ठीक है, कल सुबह से हम काल वृक्ष का पर्दा हटाएंगे। अगले 3 हफ्ते उस छोटी सी दुकान के अंदर विज्ञान और पुरानी कारीगरी की एक अभूतपूर्व प्रयोगशाला बन गए। कमरे के बीचों बीच काल वृक्ष को रखा गया। विवेक ने बहुत ही नफासत और सावधानी से एक एक करके उसके बाहरी आवरण, लकड़ी के नक्काशीदार पैनल और फिर उसके आंतरिक पीतल के ढांचे को अलग करना शुरू किया। हर पुर्जे को निकालते समय वो उसे मिट्टी के तेल और एक ख़ास किस्म के जैविक तेल के मिश्रण में डुबोकर साफ़ करता ताकि 100 साल की जमी हुई धूल और काई हट सके। विवेक पुर्जे को साफ़ करके मखमली कपड़े पर रखता और ठीक उसी पल रोहन अपने हैंड हेल्ड लेज़र 3D स्कैनर से उस पुर्जे को हर कोण से स्कैन करता। स्क्रीन पर वो धातु का टुकड़ा तुरंत एक 3D डिजिटल मेश में बदल जाता। रोहन उस मेश के हर कोने, हर खांचे और उसके वज़न के अनुपात को सॉफ्टवेयर में दर्ज करता। काम जितना आसान लग रहा था उतना था नहीं। दोनों के काम करने के तरीके इतने अलग थे कि कई बार टकराव लाजमी हो जाता था। एक दिन जब वो सूर्य चक्र के गियर पर काम कर रहे थे, रोहन ने झुंझलाकर कहा, भैया, इस गियर के दांतों का कोड गणितीय रूप से थोड़ा सा गलत है। अगर मैं इसे स्टैंडर्ड इन्वोल्यूट गियर फार्मूले के हिसाब से 3D मॉडल में सीधा कर दूं, तो ये ज़्यादा तेज़ी से और बिना किसी घर्षण के घूमेगा। विवेक ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। गलती मत करना रोहन, तू इसे गणित की नज़र से देख रहा है, कारीगर की नज़र से नहीं। देख, ये दाता जानबूझकर आधा डिग्री झुकाया गया है। हमारे यहाँ दिन और रात के प्रहर तंतुओं के हिसाब से थोड़े घटते बढ़ते हैं। ये झुकाव उसी अंतर को संतुलित करने के लिए हाथ से घिसा गया था। अगर तूने इसे कंप्यूटर के सीधे फार्मूले से बदल दिया तो ये घड़ी सर्दियों में रोज़ 3 मिनट आगे भागने लगेगी। रोहन स्तब्ध रह गया। उसने जब अपने सॉफ्टवेयर में उस आधे डिग्री के झुकाव के साथ सिमुलेशन रन किया तो देखा कि सिस्टम का स्ट्रेस लेवल और टाइम कीपिंग एरर 0 हो गया था। रोहन ने विवेक की तरफ देखा। उसकी आंखों में बड़े भाई के प्रति सम्मान और गहरा हो गया था।
लेकिन सिर्फ विवेक ही सही नहीं था, कई जगह विवेक की पारंपरिक समझ भी बेबस हो जाती थी। जब बात उस टूटे हुए ग्रह चक्र पर आई तो विवेक हताश हो गया। ये चक्र 3 धातुओं का मिश्रण है। जब तक हमें इसका सटीक घनत्व और टूटे हुए 3 धातुओं का मूल आकार नहीं पता चलेगा, हम इसे हाथ से नहीं बना सकते। यहाँ रोहन का तकनीकी ज्ञान काम आया। रोहन ने एक पोर्टेबल एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर की व्यवस्था की, जिसने सेकेंडों में उस मिश्र धातु के घट को तांबा, जस्ता और अल्प मात्रा में टिन का सही अनुपात बता दिया। इसके बाद रोहन ने बाकी बचे 32 दांतों के घिसाव के पैटर्न का एनालिसिस करने के लिए एक रिवर्स इंजीनियरिंग एल्गोरिदम चलाया। कंप्यूटर ने कुछ ही मिनटों में टूटे हुए 3 दांतों का बिल्कुल सटीक मूल डिज़ाइन स्क्रीन पर ड्रॉ कर दिया। रोहन ने शहर की एक लैब से संपर्क करके उसी मिश्र धातु के पाउडर से 3D मेटल प्रिंटिंग DMLS तकनीक के ज़रिए वो नया गियर तैयार करवा लिया। जब वो नया चमचमाता हुआ गियर विवेक के हाथ में आया तो विवेक की उंगलियां काँप उठीं। उसने उस गियर को अपनी पुरानी चिमटी से काल वृक्ष के केंद्र में बिठाया। उसने पेंडुलम को हल्का सा धक्का दिया। टिक टाक पूरे 40 साल बाद काल वृक्ष ने पहली सांस ली। उसके पेंडुलम की गहरी गूंजती हुई आवाज़ उस पुराने दुकान के सन्नाटे को चीरती हुई दोनों भाइयों के दिलों पे उतर गई। विवेक की आंखों के कोरों में नमी तैर गई और रोहन ने अनायास ही अपने भाई को गले लगा लिया। रोहन का प्रेजेंटेशन तैयार था। उन्होंने सिर्फ डिजिटल 3D मॉडल ही नहीं बनाया था, बल्कि एक ऐसा इंटरएक्टिव वर्चुअल प्लेटफॉर्म तैयार किया था जहां दुनिया के किसी भी कोने में बैठा व्यक्ति अपने फ़ोन या VR हेडसेट पर कालवृक्ष के एक एक पुर्जे को अलग करके देख सकता था, उसकी गति को समझ सकता था और भारतीय खगोल विज्ञान के चमत्कारों को महसूस कर सकता था। प्रोजेक्ट का इंटरनेशनल रिव्यू वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए हुआ। यूरोप, जापान और अमेरिका के शीर्ष इतिहासकारों, मैकेनिकल इंजीनियर्स और म्यूज़ियम क्यूरेटर्स की जूरी स्क्रीन के उस पार बैठी थी। रोहन ने जब अपनी प्रेजेंटेशन शुरू की तो उसने सिर्फ कोड और मॉडल नहीं दिखाए। उसने स्क्रीन के कोने में विवेक के उस पुराने वर्क बेंच का लाइव फीड चालू रखा, जहां विवेक वास्तविक समय में उस असली घड़ी के पुर्जों की कार्य प्रणाली का प्रदर्शन कर रहा था। तकनीक और परंपरा का यह सीधा संवाद देखकर पूरी जूरी हैरान रह गई। जब प्रेजेंटेशन ख़त्म हुआ तो स्क्रीन पर मौजूद सभी विशेषज्ञों ने खड़े होकर तालियां बजाईं। 2 दिन बाद रोहन के पास उस अंतर्राष्ट्रीय कंसोर्टियम का आधिकारिक ईमेल आया। वो रोहन के स्टार्टअप को न केवल $2 मिलियन की भारी भरकम ग्रांट दे रहे थे, बल्कि उसे यूरोप में अपने नए डिजिटल हेरिटेज विंग का प्रमुख बनाने का प्रस्ताव भी दे रहे थे। ये रोहन की उम्र के किसी भी युवा के लिए एक ऐसा सपना था जो 7 जन्मों में एक बार सच होता है। लेकिन अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट के अंतिम पन्ने पर एक विशेष शर्त जोड़ी गई थी। शर्त ये थी, प्रोजेक्ट की प्राथमिकता और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसके ऐतिहासिक मूल को स्थापित करने के लिए मूल भौतिक घड़ी काल वृक्ष को स्विट्ज़रलैंड के एक निजी कॉरपोरेट म्यूजियम को हमेशा के लिए सौंपना होगा। उस शाम रोहन जब घर पहुंचा तो उसके हाथ में कॉन्ट्रैक्ट की फाइल थी। बाहर हल्की बारिश हो रही थी। दुकान में विवेक अपनी मेज़ पर बैठा एक पुरानी दीवार घड़ी की पॉलिश चमका रहा था। काल वृक्ष की टिक टिक अब दुकान की नियमित धड़कन बन चुकी थी। रोहन ने वो फाइल विवेक के सामने रख दी। भैया, हमारा प्रोजेक्ट पास हो गया, ग्रांट मिल गई है और मुझे यूरोप से बहुत बड़ा ऑफ़र आया है। विवेक ने कपड़ा नीचे रखा और मुस्कुराते हुए रोहन की पीठ थपथपाई। मुझे तुझ पर पूरा भरोसा था रोहन, तेरी मेहनत रंग लाई। तू इस कस्बे से बाहर निकलकर पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन कर। रोहन की नज़रें झुकी रहीं। उसने धीरे से कहा, लेकिन भैया एक शर्त है। वो काल वृक्ष को अपने साथ ले जाना चाहते हैं, हमेशा के लिए। दुकान में अचानक एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। सिर्फ काल वृक्ष का पेंडुलम उस खामोशी को अपनी लय से काट रहा था। विवेक ने फाइल उठाई, उसके पन्नों को पलटा जहां उस विशाल रकम के आंकड़े लिखे थे। वो रकम इतनी थी कि कस्बे के उस पूरे बाजार को कई बार ख़रीदा जा सकता था।
उस पैसे से रोहन की पूरी ज़िंदगी की सारी वित्तीय चिंताएं हमेशा के लिए मिट सकती थीं। विवेक ने फाइल बंद की और रोहन के चेहरे को देखा, जहां सफलता की चमक और अपराध बोध की गहरी छाया आपस में लड़ रही थी। विवेक की आवाज़ में न कोई कड़वाहट थी, न कोई गुस्सा। उसने बहुत ही शांत, आत्मीय स्वर में कहा, रोहन, जब पिताजी इस दुनिया से जा रहे थे तो उन्होंने मुझसे कहा था कि ये घड़ी हमारे परिवार की तिजोरी नहीं है, ये हमारी पहचान की जड़ है। लेकिन जड़ें इसलिए नहीं होती कि वो शाखाओं को बढ़ने से रोकें। अगर तुझे लगता है कि इस लकड़ी और पीतल के बिना तेरा भविष्य अधूरा रह जाएगा तो तू इसे ले जा सकता है। मैं तुझे कभी नहीं रोकूंगा और ना ही कभी तुझसे कोई शिकायत करूंगा। तेरी तरक्की मेरे लिए इस घड़ी से कहीं ज़्यादा मायने रखती है। ये कहकर विवेक अपनी कुर्सी से उठा और ऊपर अपने कमरे में चला गया। उस रात रोहन अपनी मेज़ पर बैठा रहा। कमरे में केवल उसके लैपटॉप की नीली रोशनी और काल वृक्ष के पेंडुलम की चमक थी। उसने चेक और कॉन्ट्रैक्ट के ड्राफ्ट को देखा। अगर वो इस पर दस्तखत कर देता तो कल सुबह उसकी ज़िंदगी पूरी तरह बदल जाती। फर्स्ट क्लास की फ़्लाइट, जिनेवा में आलीशान अपार्टमेंट और एक ऐसा करियर जिसकी उसने हमेशा इच्छा की थी। लेकिन फिर उसकी नज़र विवेक के पुराने खाली एप्रन पर पड़ी, जो खूंटी पर टंगा था। उस एप्रन पर तेल और कालिक के अनगिनत दाग थे। वो दाग उस मेहनत के थे जो विवेक ने पिछले 10 सालों में बिना किसी शिकायत के इस दुकान में खपाई थी। रोहन को वो पल याद आया जब उन्होंने पहली बार काल वृक्ष का पेंडुलम हिलाया था। विवेक की आंखों में वह खुशी किसी पैसे या विदेशी नौकरी की मोहताज नहीं थी। वह एक कला को, अपने पुरखों की आत्मा को दोबारा जिंदा करने का शुद्ध संतोष था। रोहन ने खुद से एक कड़वा सवाल पूछा, क्या मैं अपनी कामयाबी का महल अपने ही भाई की आत्मा की नींव को बेचकर खड़ा करना चाहता हूँ? अगर मैं आज उस विरासत को बेच दूंगा जिसकी बदौलत मुझे पहचान मिली है, तो कल मेरी इस आधुनिक तकनीक की अपनी कोई जड़ क्या बचेगी? उसने महसूस किया कि ये लड़ाई बड़े भाई के त्याग की नहीं थी। ये लड़ाई उसके अपने आत्मसम्मान, उसकी नैतिकता और उसकी आधुनिक सोच की परिपक्वता थी। रोहन की उंगलियां कीबोर्ड पर चलने लगी। उसने कॉन्ट्रैक्ट के लीगल हेड को एक लंबा विस्तृत ईमेल लिखना शुरू किया। उसने लिखा, प्रिय महोदयों, आपकी ग्रांट और सम्मान के लिए धन्यवाद, लेकिन काल वृक्ष कोई बिकाऊ एंटिक पीस नहीं है जिसे किसी शीशे के बक्से में बंद करके प्रदर्शनी की वस्तु बना दिया जाए। ये एक जीवित विज्ञान है। मेरा यह स्पष्ट प्रस्ताव है, यदि आप चाहें तो हमारा डिजिटल आर्काइव, 3D सिमुलेशन, डेटा पेंडेट, रिवर्स इंजीनियरिंग एल्गोरिदम और भविष्य के सभी अपडेट्स आपके पास रहेंगे। हम इस तकनीक के ज़रिए भारत और एशिया की अन्य प्राचीन विरासतों का भी डिजिटलीकरण करेंगे, परंतु मूल काल वृक्ष यहीं रहेगा जहां ये बना था, ताकि आने वाली पीढ़ियां ये देख सकें कि कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखने वाला कोड असल दुनिया की मिट्टी और कारीगरों से कैसे जुड़ता है। यदि ये शर्त आपको स्वीकार्य नहीं है तो मैं इस ग्रांट को ससम्मान अस्वीकार करता हूँ। ईमेल भेजकर रोहन ने लैपटॉप बंद किया और पहली बार एक गहरी निश्चिंत नींद में सो गया। 3 दिन तक कोई जवाब नहीं आया। दुकान में दोनों भाई अपने अपने काम में लगे रहे। किसी ने उस रात की बात नहीं छेड़ी। विवेक के चेहरे पर वही पुरानी शांति थी, मानो उसे किसी बात का डर ही न हो। चौथे दिन सुबह कस्बे की उस तंग गली में एक बड़ी काली गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी से यूरोपीय कंसोर्टियम के वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर हेनरिक और उनके साथ 2 भारतीय प्रतिनिधि उतरे। रोहन और विवेक दोनों चौंक गए। मिस्टर हेनरिक ने दुकान के अंदर कदम रखा। उन्होंने चारों तरफ टंगी घड़ियों को देखा, फिर अपनी टोपी उतारकर सीधे काल वृक्ष के सामने जाकर खड़े हो गए। वो कई मिनटों तक उस घड़ी की टिक टिक को सुनते रहे और उसकी नक्काशी को अपनी उंगलियों से छूते रहे। फिर वह मुड़े और रोहन का हाथ अपने दोनों हाथों में ले लिया। यंग मैन, हेनरिक ने अपनी भारी आवाज़ में कहा, तुम्हारा ईमेल जब बोर्ड मीटिंग में पढ़ा गया तो पहले कुछ लोग नाराज़ हुए, लेकिन फिर हमने समझा कि तुम सही कह रहे हो। एक जीवित मास्टरपीस को उसके परिवेश से अलग करके म्यूज़ियम में रख देना उसे मार देने जैसा है। तुम्हारी उस ईमेल ने हमें ये विश्वास दिलाया कि तुम सिर्फ एक बेहतरीन कोडर नहीं हो, तुम अपनी संस्कृति और अपने काम के प्रति एक ईमानदार रिसर्चर हो।
हेनरिक ने फिर विवेक की ओर देखा और आगे बढ़कर उनसे हाथ मिलाया। और मिस्टर विवेक, आपके इस हुनर की दुनिया को सख्त ज़रूरत है। हमने अपना फैसला बदल दिया है। कंसोर्टियम ने न केवल ग्रांड रोहन के नाम जारी रखी, बल्कि उन्होंने उस पुराने कस्बे की दुकान को ही अपना रीजनल हेरिटेज एंड एडवांस्ड मैकेनिक्स इनोवेशन सेंटर घोषित कर दिया। अब रोहन को कहीं बाहर जाकर बसने की ज़रूरत नहीं थी। दुनिया भर के रिसर्चर्स, छात्र और इंजीनियर उस कस्बे में आने वाले थे, ये सीखने के लिए कि सदियों पुरानी मैकेनिकल इंजीनियरिंग को आधुनिक एआई और 3D कंप्यूटिंग के साथ कैसे जोड़ा जाता है। 1 साल बाद समय और संसार का रूप पूरी तरह बदल चुका था, लेकिन उसकी आत्मा वही थी। दुकान का विस्तार हो गया था, पुरानी ईंटों की दीवारों को वैसा ही रखा गया था, लेकिन अब वहाँ आधुनिक कंप्यूटर, वर्क स्टेशंस, लेज़र कटिंग टूल्स और डिजिटल सिमुलेशन स्क्रीनें लगी थीं। दुकान के मुख्य हॉल में कालवृक्ष अपनी पूरी शान के साथ टिक टिक कर रहा था। उसके ठीक सामने एक इंटरैक्टिव टच स्क्रीन कियोस्क लगा था, जहां बाहर से आए छात्र उसके आंतरिक गियर्स के डिजिटल मॉडल का अध्ययन कर रहे थे। शाम का समय था। विवेक अपनी पुरानी लकड़ी के मेज़ पर बैठा था, आँख पर वही लेंस चढ़ाए एक ऐतिहासिक पॉकेट वॉच की स्प्रिंग ठीक कर रहा था। उसके ठीक बगल में रोहन बैठा था, जो अपने टैबलेट पर एक नई 3D संरचना का कोड लिख रहा था। बीच बीच में वो रुकता और विवेक से पूछता, भैया, इस नए गियर के दांतों में कितना क्लियरेंस छोड़ना है? विवेक बिना देखे ही बोल देता, आधा सूद कम कर दे रोहन, बाकी हवा खुद रास्ता बना लेगी। रोहन मुस्कुराता और तुरंत कोड में बदलाव कर देता। दोनों भाइयों ने साबित कर दिया था कि तरक्की का मतलब पुरानी जड़ों को काटना नहीं होता, और न ही परंपरा का मतलब नए रास्तों से आंखें मूंदना होता है। जब पुरानी पीढ़ी का गहरा अनुभव और नई पीढ़ी की आधुनिक दृष्टि एक साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं, तो समय का पहिया कभी रुकता नहीं। वो इतिहास और भविष्य दोनों को एक खूबसूरत लय में जोड़ देता है। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर शेयर करें। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। और ऐसी ही इमोशनल, सस्पेंस, फैमिली स्टोरी, लव स्टोरी, मोटिवेशनल स्टोरी को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।